स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल श्री विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और आज आप सब लोगों के पैसेज की चौथी क्लास के साथ आप सब लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों बिना समय गवाए आज के हम सेशन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपने पिछले 3 सेशन में ट्रांसलेशन की कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स सीखी ही होंगी। और अगर दोस्तों आप उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते हैं हम आज की सेशन की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा पैसेज है गांधी जी के बारे में। तो क्या है आज का हमारा पैसेज दोस्तों, जिसको हमें आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता। अब समझने वाली बात यहाँ पे दोस्तों, इसको मैं 2 तरीके से करना बताऊंगा। जैसे देखते हैं, महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता, वह विश्व के महानतम नेताओं में से एक थे। वो विश्व के महानतम नेताओं में से एक थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने जीवन में सत्य और अहिंसा का अनुसरण किया। किसका अनुसरण किया? सत्य और अहिंसा का अनुसरण किया। वो अनेक बार जेल गए। उनके नेतृत्व में भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये पैसेज जो है इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोई भी सेंटेंस को, कोई भी ट्रांसलेशन है, सेंटेंस कोई भी दिया गया है, हमें उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले जरूरत किसकी होती है? सबसे पहले जरूरत होती है हमको सब्जेक्ट ढूंढना। और मेन 3 टॉपिक होते हैं, 3 चीजें। हम किसी तरीके से उसमें सब्जेक्ट ढूंढ लें किसी भी सेंटेंस में, और दिए गए सेंटेंस में हम किसी तरीके से वर्ब ढूंढ लें और बाद में ऑब्जेक्ट ढूंढ लें। बस ये 3 चीजों को याद रखना है दोस्तों और आपका सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। बस सिचुएशन ये है कि उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें इनके साथ साथ, इस रूल के साथ साथ ये पता होना भी जरूरी है कि हमारा दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो चलिए देखते हैं हम पहला वर्ड। पहला सेंटेंस है दोस्तों हमारा कि महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता। जरा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि अक्सर अगर हम इसको ये बोले वर्ड, अगर हम इसका कॉन्सेप्चुअल समझें, कॉन्सेप्ट समझें, तो इसका मतलब ये होगा कि महात्मा गांधी का नाम हर कोई जानता है, सब कोई महात्मा गांधी का नाम जानता है। तो आप इसको अगर बनाना चाहें अल्टरनेटली, इसको अगर हमें पॉजिटिव में बनाना है, कभी कभी सेंटेंस में आ जाता है दोस्तों, एग्जाम में भी आ जाता है कि ये सेंटेंस दिया जाएगा, अब इसको अफर्मेटिव में चेंज करिए। तो आप इसको सिंपल बिना सेंस को खोए, क्योंकि उसका हमें सेंस भी नहीं खोना, अर्थ भी वही होना चाहिए। तो जब अर्थ सेम रखना है तो इसका मतलब क्या होगा? महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता, इसका मतलब ये तो होगा कि महात्मा गांधी का नाम सब कोई जानते हैं। तो आप इसको क्या ले सकते हैं? एवरीबडी नोज, KNOWS नोज महात्मा गांधी। क्या ये गलत है? बिल्कुल सही है ये। बस ये क्या किसमें हो गया? अफर्मेटिव में। लेकिन दोस्तों हमें अफर्मेटिव नहीं चाहिए। अब हम इसको सिखाएंगे जैसा दिया गया है एज इट इज कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया गया है वैसे ही हमें ट्रांसलेट करना है। तो चलिए, अगर हाँ, लेकिन मैंने आपको बताया ये ऑप्शनल है। अगर आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है तो पहले सेंटेंस को आप ये लिख सकते हैं, एवरीबडी नोज महात्मा गांधी या एवरीवन नोज महात्मा गांधी। लेकिन अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता। अब जरा अगर हम इसको समझें तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है? ये यहाँ पे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है तो जरा आप देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल में हम क्या होता है, जरा देखिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वर्ब की पहली अवस्था का यूज करते हैं, और उसके बाद एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हम एस लगाएंगे। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो एस का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे एस का जब ये प्लूरल होगा।
तो अभी हमारा यहाँ पे क्या है, और ये जो एवरी वन सब वर्ड है जिसका हम बोलते हैं ना सब कोई, तो वो आप सिंगुलर में ही रखते हैं इसको। तो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है जरा फिर से समझ लीजिए कि सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, एस या फिर ईएस का, और इसके बाद यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बेसिक अफर्मेटिव तो हमें समझ में आ गया, इंट्रोगेटिव कैसे हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, पहले हम यूज करते हैं डू या फिर डज। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो डू या डज, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक बात याद रखते हैं दोस्तों कि अगर डू या डज का प्रयोग हो चुका है, अगर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग कर लिया है, तो फिर कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही क्यों ना हो। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर सब्जेक्ट में, अगर सेंटेंस में डू या डज यूज हो चुका है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो तो भी हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। और इस रूल को आगे कैसे बढ़ाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सीधे लगा देंगे फिर ऑब्जेक्ट। और ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ओके, तो चलिए अब हम इसको इसी रूल के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता, कौन को क्या बोलते हैं, हु। और ये देखिए सेंटेंस बनने वाला है हु। अब देखिए दोस्तों, हु जब यहाँ पे कौन नहीं जानता, तो यहाँ पे जब किसी के बारे में ना पता हो तो हु का प्रयोग हम मोस्टली किस में करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, या कभी कभी सब्जेक्ट भी बन जाता है। तो हु लगा दिया, हु के साथ क्या लग जाएगा, अब महात्मा गांधी के गाड़ी लगेगा ना, ठीक है, तो इसके बाद लगेगा डज। तो हु डज, अब देखो नहीं जानता, निगेटिव बना दिया गया है, तो इसको हम यूज करेंगे हु डज नॉट, हु डज नॉट। या इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म यूज करें तो डजंट भी हम बोल सकते हैं, इसकी जगह पे आप डजंट भी यूज कर सकते हैं। तो हु डजंट नो, नो का मतलब जानता है, हु डजंट नो, या हु डज नॉट नो, कौन नहीं किसकी जगह का है शॉर्ट फॉर्म ये, हु डजंट नो, हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, महात्मा गांधी का नाम, महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है। तो क्या होगा, हु डजंट नो, क्या नहीं जानता दोस्तों, नाम, द नेम ऑफ, द नेम ऑफ, किसका नेम नहीं जानता, महात्मा गांधी का नेम, तो ऑफ महात्मा गांधी, GANDHI। और देखिए दोस्तों ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, और ये आपका पहला सेंटेंस बनके रेडी हो गया, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ महात्मा गांधी, पहला सेंटेंस हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट क्या है कि वह विश्व के महानतम नेताओं में से एक थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि वो विश्व के महानतम नेताओं में से थे, कौन थे, महात्मा गांधी। यहाँ पे वह किसके लिए यूज हुआ है, वह शब्द का यूज हुआ है महात्मा गांधी के लिए, वह शब्द का यूज हुआ इन शब्द महात्मा गांधी के लिए। तो महात्मा गांधी एक व्यक्ति है, मेल है, इसलिए इनकी जगह पे हम सर्वनाम का यूज करेंगे, प्रोनाउन ही। तो क्या हो जाएगा, ही वाज। देखो यहाँ पे वाज क्यों लगा, क्योंकि वो थे, देखो यहाँ पे थे आया, वो थे, ही वाज, क्या थे, ध्यान से समझिएगा, ही वाज। अब देखिए वो क्या थे, ही वाज, वो थे महानतम नेताओं में से एक, ही वाज वन ऑफ द, वन एक थे, वन किसमें से एक थे, वन ऑफ द इसलिए लगा कि महानतम जो होता है दोस्तों ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, मतलब कि अगर किसी चीज की तुलना की जाए तो तुलना देखो दो लोग, कम से कम तुलना में दो लोग जरूरी होते हैं। अब यहाँ पे दो लोग जरूरी नहीं, यहाँ पे बहुत कई लोगों की तुलना की जाए, दो से भी ज्यादा हो जाए तो सुपरलेटिव में बोलते हैं, और सुपरलेटिव के पहले हम द का यूज करते हैं, इसलिए हो गया वन ऑफ द। अब क्या है, महानतम, महान को बोलते हैं ग्रेट, और ग्रेट का सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या थे, लीडर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, LEADERS, लीडर्स में से एक थे, ही वाज वो थे, वन माने एक, ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स महानतम नेताओं में से एक, वो महानतम नेताओं में से एक थे। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको रूल्स, आपको कंटेंट ना, आपको पढ़ाने की स्किल्स समझ में आ रही है, तरीका समझ में आ रहा है,
तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने कम से कम 10 दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। अब क्या है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। चला देखना, अब ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, जब देखो दोस्तों किसी का जन्म होता है, जब भी किसी का जन्म होगा तो हम यूज करते हैं बॉर्न। तो ही वाज बॉर्न क्या हो जाएंगे, ही वाज बॉर्न, इसका मतलब होगा उन्होंने जन्म लिया था, उनका जन्म हुआ था। अब देखिए कहाँ हुआ था, तो देखो दोस्तों यहाँ पे अब ये बता देते हैं उनका जन्म जब हुआ था। अगर जन्म होने में अगर कोई एक बड़ा सा जगह का नाम आ जाए और बड़ी जगह के साथ कोई छोटी जगह भी आ जाए, सपोज करना मान लेते हैं ये कोई एक बड़ी सी जगह है, देखते जाना बहुत इंपॉर्टेंट सी बताने जा रहा हूँ, ये कोई बड़ी जगह है और इसी में कोई एक गांव है, कोई शहर है, जिला है, यहाँ पे कोई एक छोटी सी जगह ये है। तो ध्यान रखना, मान लेते हैं ये कोई एक जिला, ये गुजरात है, ये पूरा क्या हो गया गुजरात, और इसकी जो एक इसके इसी गुजरात के अंदर एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा शहर है पोरबंदर, ये हो गया हमारा पोरबंदर, समझिएगा। तो देखना जो छोटा सा शहर होता है उसके लिए हम एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं एट, क्या यूज करते हैं एट, इस छोटे से शहर के लिए। और जो बड़ा सा राज्य, बड़ा सा जिला, बड़ी सी होती है, बड़ी सी जगह के लिए वहां पे हम यूज करते हैं दोस्तों इन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा जरा आप समझने की कोशिश करिएगा, प्रीपोजिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, ये समझना आपको जरूरी है। तो ही वाज बोर्न, कहाँ जन्म हुआ था, पोरबंदर, छोटी जगह हो गई तो एट पोरबंदर, ही वाज बोर्न एट पोरबंदर। पोरबंदर छोटी जगह, कहाँ है ये पोरबंदर, गुजरात में है, इन गुजरात, इन बड़ा है, इन तो इन बताया ना बड़े के लिए लगता है, पोरबंदर इन गुजरात, तो गुजरात की यहाँ पे लिख देता हूं GU। बात समझ आ रही है ना दोस्तों, ही वाज बोर्न, उनका जन्म हुआ था एट पोरबंदर, पोरबंदर में, इन गुजरात, गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। तो देखा आपने एट और इन कैसे लग गए, बड़ी जगह के लिए इन और छोटी जगह के लिए एट। अब देखिए कहा, अब पोरबंदर में तो हुआ था, कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। जब देखो दोस्तों कहीं पे कोई दिनांक, कोई डेट, कोई तारीख बतानी जाती है तो वहां पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ऑन 2 अक्टूबर, OCTOBR, और 2 अक्टूबर में ओ जो होगा कैपिटल बनेगा, कैसा बनेगा कैपिटल। 2 अक्टूबर कब हुआ था 1869, ये हो गया फुल स्टॉप। उनका जन्म पोरबंदर, अब ये स्थान को ये नहीं लिखेंगे प्लेस, वो खुद ही स्थान है, पोरबंदर और गुजराती स्थान का ही तो नाम है। तो ही वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अब देखिए अगला क्या है, उन्होंने जीवन में सत्य और अहिंसा का अनुसरण किया। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उन्होंने जीवन में सत्य और अहिंसा का अनुसरण किया। तो अनुसरण का मतलब होता है दोस्तों फॉलो किया। आजकल आप देखते हैं ना, आजकल सब चीज में लिखा होता है मुझे ट्विटर पे फॉलो करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ऐसा होता है। तो फॉलो मतलब मेरा अनुसरण करें, आपकी फैन फॉलोइंग कितनी है, आपको कितने चाहने वाले हैं, ये सब फॉलोअर होते हैं। तो यहीं पे हम इसी वर्ड को देखेंगे। तो क्या हो गया, उन्होंने अपने जीवन में किसको फॉलो किया, तो आप क्या लिखेंगे, ही फॉलोड, ही FOLLOWED, फॉलोड का मतलब समझ में आ गई बात। उन्होंने अनुसरण किया, किसका अनुसरण किया, अब देखो सत्य और अहिंसा का, तो सत्य को बोलते हैं ही फॉलोड ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ, एंड और किसका अनुसरण किया, सत्य और अहिंसा, तो ट्रुथ एंड, और अहिंसा को बोलते हैं दोस्तों नॉन वायलेंस। क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंस। उन्होंने सत्य और अहिंसा का अनुसरण किया। कहाँ अनुसरण किया, अपने जीवन में, अपने नहीं लिखा है उन्होंने जीवन में, अगर अपने जीवन लिखा होता तो इन हिज लाइफ, और अगर यहाँ पे लिखा केवल जीवन में तो इन द लाइफ। तो क्या हो गया, ही फॉलोड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इन द लाइफ, इन हिज लाइफ। अगर अपने होता तो हिज लाइफ कर देते, कोई दिक्कत नहीं, का अनुसरण किया। वो अनेक बार जेल गए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो अनेक बार जेल गए। जरा आप सोचिए, जैसे इमेजिन कीजिए, क्या वो खुद से शौक था उनको, खुद से चले गए जेल कि हाँ भाई मैं तो बड़ा वीर हूं, मैं चलो जेल चलता हूं। चाहेगा कोई कि खुद से जेल चला जाए?
नहीं, जरा समझिएगा, यहाँ पे खुद जाएंगे नहीं, कोई इनको ले करके जाएगा। तो जब काम कोई दूसरा करने आता है तो वहां पे कौन सा यूज करते हैं वाइस? पैसिव वॉइस। वेरी गुड, आपने सीखा, बहुत अच्छी बात है। तो वो यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज होगा, क्योंकि खुद तो जाएंगे नहीं कि भाई शौक मेरा बड़ा, ससुराल थोड़ी ना है कि हाँ कि चले जाए फुर्सत में बैठ के चलो ससुराली घूम आते हैं, जेल चले गए। जेल ससुराल थोड़ी ना होती है। तो क्या हो गया? वो अनेक बार जेल गए। तो देखिएगा क्या हो गया, ही, अब देखो इसका मतलब हो गया वो अनेक बार जेल भेजे गए। समझना, वो अनेक बार जेल भेजे गए। तो जब भेजे गए तो पैसिव वॉइस, तो पास्ट का होगा ना पैसिव वॉइस। तो ही वाज, भेजना की क्या होती है? सेंड, और सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेंट। तो ही वाज सेंट। अब कहां भेजे गए? जेल भेजे गए। तो ही वाज सेंट टू प्रिजन। जेल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजन। जेल को क्या बोलते हैं? प्रिजन। ही वाज सेंट टू प्रिजन। कई बार? कितनी बार? अनेक बार। अनेक बार को बोलते हैं मेनी टाइम्स। सेंट टू प्रिजन मेनी टाइम्स। वो अनेक बार जेल गए, कई बार जेल गए। ठीक है, तो ही वाज सेंट टू प्रिजन मेनी टाइम्स। अब देखिए दोस्तों, उनके नेतृत्व में भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो पहले हम यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। जरा पहले हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इंडिया, अब देखिएगा यहाँ पे इंडिया गॉट फ्रीडम, अच्छा ये यूज कर लो, या इंडिया बिकेम फ्री, अब यूज करो जो वर्ड आपको सही लगे। तो आप क्या, हम क्या यूज करते हैं? हुआ का सेंस, बहुत से लोग सोचेंगे हुआ कैसे, तो चलिए हम बिकेम यूज कर देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? इंडिया बिकेम फ्री। और अगर देखना दोस्तों, अगर हम बिकेम का यूज करेंगे तो फ्री लगाना पड़ेगा, और अगर गॉट यूज करेंगे, क्योंकि भारत को आजादी मिली, गॉट भी सेंस देगा, गॉट भी सही है, तो अगर हम गॉट यूज करेंगे तो फ्रीडम यूज करना पड़ेगा। इंडिया गॉट फ्रीडम, तो यहाँ पे इंडिया गॉट फ्रीडम भी हो जाएगा, बात वही है। तो इंडिया बिकेम फ्री, कब हुआ फ्री? 15 अगस्त 1947 को। तो इंडिया बिकेम फ्री ऑन, किसी तारीख के लिए कौन सा प्रिपोजिशन यूज करते हैं? ऑन 15 अगस्त, और अगस्त ये महीने का नाम है इसलिए एक कैपिटल बनेगा। 15 अगस्त 1947, ठीक है, आजाद हुआ। किसके नेतृत्व में? उनके नेतृत्व में। तो नेतृत्व का मतलब होता है दोस्तों लीडरशिप, उनके लीडरशिप में। और जब किसी के नेतृत्व में काम किया जाता है तो उनके नेतृत्व के अंतर्गत, अंतर्गत समझ गए, उसके अंदर में वो लोग जो बोलेंगे वो किया जाएगा। तो नेतृत्व के अंदर जब काम किया जाए तो अंडर होता है। तो अंडर द लीडरशिप, अंडर किसके नेतृत्व में? उनके नेतृत्व में। तो अंडर हिज, यहां पे हिज कर लीजिए, अंडर हिज लीडरशिप, अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। अब देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। तो इसको बहुत आसान बनाना, क्या लिख सकते हैं? महात्मा गांधी, गांधी जी को कहा जाता है। तो आप लिखेंगे गांधी जी को आज भी तो कहा जाता है, इसलिए हम लिखेंगे गांधी जी इज कॉल्ड। कहा जाता था नहीं, अभी भी कहा जाता है। तो गांधी जी इज कॉल्ड, पैसिव वॉइस बनेगा। कौन कहेगा? गांधी जी खुद को थोड़ी ना अपना राष्ट्रपिता बोलेंगे। बोलेंगे किसको? वो किसी को नहीं बोलेंगे, हम लोग, बाकी पूरा देश, पूरे देश जो होते हैं, पूरा देश या पूरे देशवासी गांधी जी को बोलते हैं। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलने वाला कौन है? कोई दूसरा व्यक्ति है ना, वो खुद तो है नहीं ना, दूसरा व्यक्ति बोलता है। तो यहाँ पे इसलिए पैसिव वॉइस लगेगा। तो क्या हो जाएगा? गांधी जी इज कॉल्ड, क्या बोले जाते हैं? राष्ट्रपिता। गांधी जी इज कॉल्ड, गांधी जी को कहा जाता है द फादर ऑफ द, इसको कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये एक सरनेम है, एक इनको उपाधि दी गई है, द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन, उनको राष्ट्र पिता कहा जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, ये हो गया हमारा पूरा पैसेज ट्रांसलेट। चलिए एक बार बताते हैं कैसे किया। कि महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता? हु डजंट नो, डज नॉट नो द नेम ऑफ महात्मा गांधी। वो विश्व के महानतम नेताओं में से एक थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। कई लोगों में एक थे ना, इसलिए यहाँ पे प्लूरल लगा हुआ लीडर्स। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो जब किसी का जन्म हुआ था तो ही वॉज बॉर्न, कहा हुआ था? एट पोरबंदर। छोटी जगह के पहले एट और बड़ी जगह के पहले इन यूज होता है, जब ये दोनों एक साथ यूज होंगे।
छोटी जगह बड़ी जगह जब दोनों एक साथ यूज होंगे तो पहले एट छोटी जगह के साथ और इन बड़ी जगह के साथ यूज होता है। बट अगर दोस्तों मान लीजिए कि कोई एक ही जगह यूज हुई है, ना वो छोटी है ना बड़ी, तो आप इन लगा सकते हैं। तो उसके लिए इन, मान लो कोई यहाँ पे होता कि पोरबंदर में हुआ था, तब आप इन पोरबंदर कर सकते थे। लेकिन अभी दोनों सिचुएशन है ना, छोटा बड़ा दोनों दिया गया, इसलिए यहाँ पे एट छोटा जगह और इन बड़ी जगह। तो ही वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। फिर क्या है जी, उन्होंने जीवन में सत्य और अहिंसा का अनुसरण किया। He followed truth and non-violence in the life, या in his life, अपनी लाइफ में उन्होंने सत्य और अहिंसा का अनुसरण किया। फिर क्या हुआ, वो अनेक बार जेल गए, खुद नहीं जाएंगे, भेजे गए। तो he was sent to prison many times, कई बार जेल भेजे गए। उनके नेतृत्व में भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो क्या हो गया, इंडिया बिकेम फ्री, या फिर आप बोल सकते हैं इंडिया गॉट फ्रीडम on 15 अगस्त 1947 अंडर हिज लीडरशिप, उनके लीडरशिप के अंतर्गत, उनके नेतृत्व में। फिर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। यहाँ पे आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, अगर यहाँ पे ये होता गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, तो आप बोल सकते थे गांधी जी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, नोन होता तो एज लगा देते, और कार्ड है तो एज लगाने की जरूरत नहीं है। तो गांधी जी इज कार्ड द फादर ऑफ नेशन। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। आपको इससे सीखने को बहुत सारी चीजें मिली होंगी। आपने वर्ड सीखा, आपने रूल से सीखे, आपने टेंस से सीखे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने कम से कम 10 दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद